ग्रीक मैथोलॉजी की बहुत सारी कहानियों में से एक कहानी है ट्रॉय की। ट्रॉय के युद्ध को दुनिया का सबसे लंबा युद्ध माना जाता है। इसी युद्ध पर बनी है फिल्म ट्रॉय। फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एग्नमनॉन, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजा है, वो अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य की सीमा में घुस जाता है। ये देखकर वहां का राजा भी अपनी सेना को लेकर जंग के मैदान पर पहुंचता है। लेकिन युद्ध करने से पहले दोनों ही राजा बातचीत से मसले को हल करने की कोशिश करते हैं। वहां का राजा कहता है कि तुम अपनी सेना लेकर यहाँ से वापस लौट जाओ, पर एग्नमनॉन चाहता है कि वो राजा उसके लिए लड़े। जब बात नहीं बनती तो ये तय होता है कि दोनों ही तरफ से एक एक योद्धा आमने सामने आएंगे और उनमें से जिसका योद्धा जीतेगा वो इस जंग को जीत लेगा। तो राजा कहता है कि ठीक है, और वो उसके बेस्ट वॉरियर को बुलाता है जो 8 फीट लंबा तगड़ा इंसान होता है। एग्नमनॉन भी अपने वॉरियर को बुलाता है जिसका नाम होता है अखिलीस। अखिलीस एग्नमनॉन के राज्य में ही रहने वाला एक खतरनाक योद्धा होता है, पर वो एग्नमनॉन से नहीं डरता। वो युद्ध के लिए तभी आता है जब उसका मन करे। यहाँ जंग के मैदान पर भी वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि अगर वो लड़ेगा तो युद्ध नहीं होगा और बहुत सारे सैनिकों की जानें बचेगी। दोनों वॉरियर एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और अखिलीस एक ही वार में सामने वाले योद्धा को मार डालता है। इस छोटी सी जंग के बाद ट्रॉय, जो कि एक बहुत बड़ा राज्य है, वहां के राजा को दो बेटे होते हैं। एक का नाम होता है हेक्टर और दूसरे का पेरिस। हेक्टर अकिलिस की ही तरह एक बहुत बड़ा योद्धा होता है। हेक्टर और पेरिस स्पार्टा आते हैं संधि करने के लिए, क्योंकि ट्रॉय और स्पार्टा के बीच कई युद्ध हो चुके हैं, लेकिन अब वो दोनों ही दोस्ती करना चाहते हैं। स्पार्टा के राजा मेनोलॉस की पत्नी हेलन, जिसकी खूबसूरती के चर्चे चारों ओर होते हैं, उसका पेरिस के साथ अफेयर चल रहा होता है। अगले दिन जब हेक्टर और पेरिस वापस ट्रॉय जा रहे होते हैं तो पेरिस हेक्टर को बताता है कि वो हेलन को छुपाकर साथ लाया है। हेक्टर इस बात से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो जानता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हेक्टर हेलन को वापस छोड़कर आना चाहता है, पर पेरिस कहता है कि वो भी उसी के साथ रहेगा और अगर वो ऐसा करेगा तो मेनोलॉस उसे जान से मार डालेगा। इसीलिए हेक्टर को पेरिस और हेलन को साथ लेकर ट्रॉय आना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मेनोलॉस, जो कि एग्नोनॉन का भाई है, वो एग्नोनॉन के पास जाता है मदद मांगने के लिए कि उसकी पत्नी को वापस लाने के लिए वो ट्रॉय पर हमला कर दे। एग्नोनॉन तुरंत ही मदद के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि मेनोलॉस की पत्नी को वापस लाना तो सिर्फ एक बहाना होता है। असल में एग्नोनॉन बहुत पहले से ही ट्रॉय पर हमला करना चाहता था। ये उसका कई सालों का सपना था। अब रात को एग्नोनॉन उसके सलाहकार के साथ मिलकर हमले की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उसका सलाहकार कहता है कि ट्रॉय का युद्ध बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, ऐसा युद्ध जो आज तक किसी ने भी नहीं लड़ा हो। तो इसलिए उन्हें तमाम राजाओं के समर्थन के साथ ही अखिलीस की भी जरूरत पड़ने वाली होती है। वैसे तो एग्नमनॉन अखिलीस से नफरत करता था, पर फिर भी वो सलाहकार की बात मान लेता है। पर अखिलीस एग्नमनॉन का साथ देने से इनकार करता है, तो उसे मनाने के लिए एक राजा को भेजा जाता है, जो कि अखिलेश का एक बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। पर अखिलीस उस राजा को जवाब दिए बगैर ही वहां से चला जाता है और उसकी माँ से मिलता है। यहाँ पर एक बात जो फिल्म में नहीं दिखाई गई है, पर वो इसी कहानी का हिस्सा है, वो ये है कि अखिलीस की माँ ने उसे बचपन में एक जादुई नदी में डुबोया था, जिसके बाद अखिलीस का पूरा शरीर अमर हो गया था। लेकिन उसके जिस पैर को उसकी माँ ने पकड़ा था, सिर्फ उसी हिस्से को भेदा जा सकता था। अखिलीस की माँ उसे कहती है कि अगर तुम मेरे पास रहोगे तो अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जियोगे, लेकिन अगर तुम युद्ध में गए तो तुम्हारा नाम कई सदियों तक याद रखा जाएगा, पर तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि वो जानती है कि वो इस भयानक युद्ध में मारा जाएगा। अखिलेश खुद ये चाहता था कि उसका नाम कई सदियों तक याद रखा जाए, इसीलिए वो युद्ध में जाने का फैसला ले लेता है और ट्रॉय पर हमला करने के लिए हजारों की संख्या में जहाज निकल पड़ते हैं। इधर ट्रॉय के राजा प्रायम भी खतरे को भाप लेते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। एग्नमनॉन की सेना में अखिलीस सबसे आगे निकल जाता है और ट्रॉय के किनारे पर हमला कर देता है और वहां के अपोलो के मंदिर को तबाह कर देता है। अखिलीस के आदमी मंदिर में पुजारियों को मार डालते हैं और एक लड़की को बंदी बना लेते हैं। इस लड़की का नाम होता है ब्रिसिस और ये होती है हेक्टर की कजन। इस लड़ाई के दौरान पहली बार हेक्टर अखिलीस और उसकी बहादुरी को देखता है। दोनों आमने सामने आते हैं, पर अखिलीस हेक्टर को छोड़ देता है और कहता है कि वो उसे अगले दिन लड़ेगा। अखिलीस जब उसके खेमे में वापस जाता है तो उसे वहां पर ब्रिसिस नजर आती है। उसके बोलने के तरीके से और बालों की खुशबू से वो समझ जाता है कि ये लड़की एक रॉयल फैमिली से है। तभी जश्न मनाने के लिए राजा एग्नोनॉन अखिलीस को बुलाता है। वो कहता है कि तुम्हारे आदमियों ने अपोलो का मंदिर लूटा है। तो अखिलीस बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो। तो एग्नोनॉन के गार्ड्स उस लड़की को ले आते हैं। ये देखकर अखिलीस को गुस्सा आता है और वो लड़की को छोड़ देने के लिए कहता है। साथ ही एग्नोनॉन को भी मार डालने की धमकी देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन अखिलीस उसके खास चुनिंदा सैनिकों से कहता है कि वो अब युद्ध में नहीं लड़ेंगे। वही जंग के मैदान में एक तरफ हेक्टर और उसका भाई पेरिस आते हैं और दूसरी तरफ एग्नोनॉन और उसका भाई मेनलोस। यहाँ पर पेरिस कहता है कि ये युद्ध हेलन के लिए हो रहा है,
क्योंकि मैं भी उसे चाहता हूँ और तुम्हारा भाई भी उसे चाहता है। तो इसलिए पेरिस चाहता है कि मेनालोस और उसके बीच लड़ाई हो, और जो भी जीत जाएगा वो हेलन को ले जाएगा और इस लड़ाई को यहीं पर खत्म किया जाएगा। पर एग्नामनॉन ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि उसे हेलन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, उसे सिर्फ ट्रॉय चाहिए होता है। पर मेनालोस एग्नामनॉन को साइड में ले जाता है और कहता है कि मुझे इसको मारने दो और फिर तुम हमला कर देना, यानी जीत भी मेरी पट भी मेरी का ही हिसाब था। अब पेरिस और मेनालोस के बीच लड़ाई होती है और मेनालोस पेरिस को मारने वाला होता है कि तभी हेक्टर अपने भाई को बचाने के लिए मेनालोस को ही मार डालता है, और ये देखकर एग्नामनॉन युद्ध का ऐलान कर देता है और वो ट्रॉय पर हमला कर देती है। पर अखिलीस युद्ध में नहीं जाता, इसलिए एग्नामनॉन की सेना कमजोर पड़ जाती है और उनके कई महारथी योद्धा हेक्टर के हाथों मारे जाते हैं, और इस तरह उन्हें इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ता है। एग्नामनॉन की सेना इस हार के बाद लड़ना ही नहीं चाहती, इसलिए उनके मनोरंजन के लिए एग्नामनॉन ब्रिसिस को उनके हवाले कर देता है, पर अखिलीस आकर उसे बचा लेता है। देर रात में ब्रिसिस अखिलेस को मारने का मन बना लेती है और चाकू लेकर अखिलेस के गले पर रखती है, पर वो उसे मार नहीं पाती, क्योंकि अखिलेस के प्रति उसके मन में कहीं ना कहीं अच्छी फीलिंग होती है और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद अखिलेस ये फैसला लेता है कि वो अब युद्ध नहीं लड़ेगा और वो वापस जाने की तैयारी करते हैं। इधर ट्रॉय में मीटिंग चल रही होती है और हेक्टर के मना करने के बावजूद राजा प्राइम ये फैसला करते हैं कि हारे हुए एग्नामनॉन की फौज पर फिर से हमला करके उन्हें यहाँ से हमेशा के लिए भगाया जाए। तो ट्रॉय वाले रात को एग्नामनॉन की सेना पर हमला कर देते हैं। अब इस युद्ध के सफर में अखिलेस के साथ उसका कजन भी साथ आया होता है। वो अखिलेस की ही तरह दिखता है और अखिलेस ने उसे तलवारबाजी की ट्रेनिंग भी दी होती है, लेकिन उसे अभी तक लड़ने का मौका नहीं मिला था। और अखिलेस के वापस जाने के फैसले से भी वो काफी नाराज था, क्योंकि उससे उसके देश से बहुत प्यार था और वो उसके लिए लड़ना चाहता था। इसलिए जब ट्रॉय वालों ने हमला किया तो वो अखिलेस का कवच और तलवार लेकर निकल पड़ता है। अखिलेस के खास सैनिक उसे ही अखिलेस समझ लेते हैं और वो भी उसके साथ लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं। अखिलेस के कजन का सामना हेक्टर से होता है। हेक्टर को भी लगता है कि ये अखिलेस ही है, क्योंकि उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अखिलेस के ही तरह होता है, पर वो हेक्टर के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता और हेक्टर उसे मार देता है। पर उसका हेलमेट निकालने के बाद पता चलता है कि वो अखिलेस नहीं, उसका कजन है। अब हेक्टर को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अखिलेस बदला लेने के लिए जरूर आएगा। वो ये भी जानता है कि अगर वो अखिलेस के हाथों मारा गया तो फिर ट्रॉय नहीं बचेगा, इसलिए वो उसकी पत्नी को एक खुफिया रास्ता दिखाता है जो सीधा ट्रॉय से बाहर निकलता है। इधर जैसे ही अखिलेस को पता चलता है कि हेक्टर ने उसके कजन को मार दिया है तो वो बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और अगली सुबह वो अकेला ही ट्रॉय के दीवारों के सामने जाता है और हेक्टर को चैलेंज करता है। अब हेक्टर भी महान योद्धा था, वो थोड़े ही पीछे हटने वालों में से था। वो बाहर आता है और अखिलेस के साथ एक करार करता है कि जो भी जीतेगा वो मरने वाले को पूरा सम्मान देगा। पर अखिलेस पर गुस्सा इस कदर सवार होता है कि वो कोई भी बात नहीं सुनता। दोनों में खूब लड़ाई होती है और इस लड़ाई में हेक्टर मारा जाता है। अखिलेस हेक्टर को घसीटते हुए उसके साथ ले जाता है। ये देखकर ट्रॉय वालों को बहुत दुख होता है, क्योंकि सभी हेक्टर से बहुत प्यार करते थे। देर रात में ट्रॉय के राजा प्रायम छुपकर अखिलेस के कैंप में जाते हैं और उसे हेक्टर की लाश वापस देने की विनती करते हैं। अखिलेस को भी प्रायम पर तरस आता है और वो हेक्टर की लाश लौटाने का फैसला करते हैं। उसी वक्त वहां पर ब्रिसिस भी आती है। अखिलेस उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो प्रायम के साथ वापस जा सकती हो, और साथ ही वो प्रायम से वादा भी करता है कि हेक्टर की मौत का शोक मनाने के लिए वो 12 दिन तक ट्रॉय पर हमला नहीं होने देगा। इस बात से एग्मेम्नॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि अखिलेस ऐसा समझौता कैसे कर सकता है, हेक्टर अब नहीं रहा तो यही सही समय है ट्रॉय पर हमला करने का। पर तभी उसका एक सलाहकार कहता है कि भले से ही हेक्टर अब ना रहा हो, पर अब भी हम ट्रॉय की ऊंची ऊंची दीवारों को नहीं भेज सकते। तभी एक दूसरा राजा तरकीब निकालता है। वो एक लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाता है और ट्रॉय के किनारे पर खड़ा कर देता है और पूरी सेना को वहां से हटा देता है। अब 12 दिनों तक कोई युद्ध नहीं होता। 12 दिन के बाद जब ट्रॉय वाले बाहर आते हैं तो उन्हें वहां पर लकड़ी के घोड़े के अलावा कोई भी नजर नहीं आता। वो सोचते हैं कि ये इतना बड़ा लकड़ी का घोड़ा यहाँ पर क्यों रखा गया होगा। पेरिस और उसका साथी कहते हैं कि हमें इस घोड़े को यहीं पर जला देना चाहिए, पर तभी उनमें से एक पुजारी बोलता है कि ये घोड़ा शांति का प्रतीक है और हमें इसे अंदर ले जाना चाहिए। तो फिर प्राइम फैसला करते हैं कि घोड़े को अंदर ले जाए। वो लोग घोड़े को अंदर ले जाते हैं और पूरा ट्रॉय खुशियां मनाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस युद्ध को जीत गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एग्नामनॉन वहां से गया नहीं है, बल्कि उसने उसकी सेना को दूसरे किनारे पर छुपा दिया है। जब रात होती है तब अंदर जो घोड़ा होता है उसमें से अखिलेस और उसके साथी बाहर निकलते हैं और वो ट्रॉय का दरवाजा खोल देते हैं, और इस तरह इस दरवाजे से एग्नामनॉन की पूरी सेना ट्रॉय के अंदर घुस जाती है और वो पूरे ट्रॉय शहर को आग लगा देते हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतों को सबको मार डालते हैं और ट्रॉय के राजा प्रायम को एग्नामनॉन खुद मार डालता है। तभी उसकी नजर ब्रिसेस पर पड़ती है। वो उसे पीछे से पकड़ लेता है, पर ब्रिसेस
छुपाया हुआ खंजर निकालती है और एग्नमनॉन के गर्दन में खोप देती है, जिससे एग्नमनॉन भी वहीं पर मारा जाता है। तो एग्नमनॉन के अंगरक्षक ब्रिसिस को पकड़ लेते हैं, पर अखिलिस आकर उसे बचा लेता है। तभी पेरिस भी वहां पर आता है। जैसे ही उसे अखिलिस दिखाई देता है, वो तीर चलाता है जो अखिलिस के पैर के आर पार हो जाता है। उसके बाद पेरिस अखिलिस को 3-4 तीर और मार देता है, जिससे अखिलिस की